हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम घटना चक्र प्रकाशन द्वारा जो सामान्य अध्ययन की पूर्वावलोकन यानी भारतीय इतिहास का जो पूर्वावलोकन वाली बुक है, उनमें हम ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये पहला वीडियो है, जिसमें आज का टॉपिक है वह है भारत पर मुस्लिम आक्रमण यानी भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, जिसमें कि पहले अरबी थे और उसके बाद तुर्क मुसलमान। ये अरबी मुसलमान और तुर्क मुसलमान, ठीक है, यानी यहाँ से मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ होता है। इससे संबंधित यानी यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस या आरओ के एग्ज़ाम में पूछे गए जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 570 ईसा पूर्व, 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये मक्का में। मक्का कहाँ पड़ता है? तो सऊदी अरब में। ये धर्म के प्रवर्तक यानी हजरत मोहम्मद का, इन्हें धर्म के प्रवर्तक, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। किसे? हजरत मोहम्मद का, ठीक है। और इनका जो मृत्यु है वो है 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का पहला उत्तर हो गया ए 570 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मक्का कहाँ है? तो अभी हमने बात किया कि मक्का कहाँ पर, तो मक्का है आपका सऊदी अरब में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरबों ने। किसने की थी? अरबों ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इस प्रकार जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में एक अरब आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है से पहले दो और अभियान आए थे जो कि भारत की तरफ, जिसमें कि 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, जो कि वो हार गया और वह फिर वापस हार गया और मारा गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इराक़ के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो उस समय भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। और उस समय सिंध पर किसका शासनकाल था? तो सिंध पर दाहिर का शासनकाल था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध की विजय की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई थी? तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत पर प्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी था उसका क्या नाम है? तो मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे इसमें? तो अरब के थे, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत पर सर्वप्रथम जो अरब मुसलमान थे वो 636 से 637 में ये भारत पर अरबों का मुसलमान आक्रमण हुआ था, ठीक है। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय बम्बई के निकट थाड़े पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। और भारत का पहला जो सफल आक्रमण हुआ था वो है 712 ईस्वी का, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम, और ये खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था। और कासिम के आक्रमण के समय सिंध का जो
शासक था उसका नाम था दाहिर, ठीक है। और इसने 712 ईस्वी में सिंध को और 713 को मुल्तान को जीत लिया। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था, एक अरबी था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वहाँ जो इराक़ के राजा थे, क्या नाम था उनका, अल हज्जाज का भतीजा भी था और दामाद दोनों था। तो इसने क्या किया, सिंध पर आक्रमण किया था 17 वर्ष की आयु में, और उस समय सिंध के राजा कौन थे, दाहिर, ठीक है। सिंध को जीतने के बाद फिर उसने मुल्तान को भी जीता। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है। तो गजनी वंश के संस्थापक किससे माना जाता है, अल्पतगीन को। गजनी वंश का अन्य नाम है यामनी वंश, भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और गजनी को ही अपनी राजधानी बनाया था। और इस समय जब उत्तर पश्चिमी भारत में हिंदू शाही राजवंश का था, जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक था। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, एक मिनट फ्रेंड्स, 10 नंबर क्या है, 10 छूट गया, 11 नंबर। तो 11 नंबर है विद्याधर। विद्याधर जो है वो कभी भी महमूद गजनबी से कभी भी पराजित नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहास कौन था। तो आपको बता दें उसका दरबारी इतिहास कौन था, तो था उत्बी। उत्बी जो है महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। उसने किताब उल यामनी और अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रखिएगा कौन से किताब की रचना की थी, उस किताब का नाम मैं लिख देता हूँ, किताब उल यामनी, या फिर इसे हम तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंस है। अगला प्रश्न है कि शाहनामा का लेखक कौन है, सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन था इसका लेखक, फिरदौसी। क्या होना चाहिए, फिरदौसी। किसके दरबार से संबंधित था, तो बी विकल्प सही है, महमूद गजनबी के। अगला प्रश्न है शाहनामा का लेखक कौन है। शाहनामा का लेखक कौन है, अभी हमने देखा बी यानी फिरदौसी इस शाहनामा पुस्तक का लेखक है। अगला प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो वो है आपका अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी अल-बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल-बरूनी भारत में आया था, कब आया था, तो वो आया था आपका 11वीं शताब्दी में। कब आया था, 11वीं शताब्दी में, अर्थात 1000 समथिंग समय में आया था। अगला प्रश्न है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था, तो वो है आपका अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संदर्भ में सही नहीं है। यह एक धर्म निरपेक्ष लेखक था। उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। इसमें जो सही नहीं है वो है ए, वह एक धर्म निरपेक्ष लेखक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी भीमदेव। यानी महमूद गजनबी के जब सोमनाथ मंदिर पर कब किया था, तो 1026 ईस्वी के समय यहाँ पर वहाँ के शासक कौन थे, भीमदेव प्रथम, जो कि इनका शासनकाल 1022 से 1063 तक। महमूद मंदिर से जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था,
मंदिर को मंदिर के जो भी धन है उसे लूटना, उसे तोड़ फोड़ मचाना। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर क्या किया, निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में भारत को जीता था। तो 1192 किसने जीता था, तो है आपका शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो शिहाबुद्दीन गौरी किनके बीच में ये हुआ था, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है। और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो 1175 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो ये मुल्तान पर हुआ था। और 1205 ईस्वी में तक ये साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक है। और 1175 के बाद इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है। और इसके बाद फिर 1191 याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी प्रथम लड़ाई होती है, जिसमें कि मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार जाता है। और फिर तराइन के अगले साल ही 1192 में इसका दूसरा तराइन का युद्ध होता है, जिसमें कि पृथ्वीराज की हार होती है। और यहीं से केंद्रीय मुस्लिम यानी कि मुस्लिमों की सत्ता केंद्र स्थापित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। तो ऑप्शन, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। कब, जब 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, जिसे मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इसे आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया गया था और उसने परास्त किया दिया। ठीक है। और यही पहली मतलब गौरी की पहली हार थी। उसके बाद जब 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उस समय भी मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद अगले साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो 1194 में चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जो कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। और चंदवार कहाँ पर है, तो चंदवार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला यमुना के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदवार के युद्ध में पराजित किया गया था। तो कौन राजा था, तो राजा जयचंद। अगला प्रश्न है कि 1194 के चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसने हराया था। तो मोहम्मद गौरी किसको हराया था, राजा जयचंद को। अगला प्रश्न है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो कब हो गई थी, तो इसकी तराइन के द्वितीय युद्ध में जिसमें कि मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और उसके बाद में भारत में मुस्लिम शक्ति की क्या हुई, स्थापना हो गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो सन 999 से लेकर 1027 तक इसमें महमूद गजनवी, फिर 1175 में मोहम्मद गौरी, 999 से लेकर 1027 तक। उसके बाद
तब इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी पहले महमूद गजनबी ने, तो महमूद गजनबी कब से कब तक, तो 999 से लेकर 1027 के मध्य में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का आक्रमण जो कि 1175 में, हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि महमूद गजनबी जिसमें कि कब आक्रमण किया था, 999 से लेकर 1027 के मध्य, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी कब आक्रमण किया था, 1175 में। उसके बाद चंगेज खां जो है 1221 में, और तैमूर जो है ये 1398 में। इस तरह से देखा जाए तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो कालानुक्रम है वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। महमूद गजनबी 999 से लेकर 1027 के मध्य है। मोहम्मद गोरी 1175 सबसे पहला आक्रमण था। उसके बाद चंगेज़ खां 1221 में, उसके बाद तैमूर वंश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ उसमें कलमा यानी अरबी में खुदा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अतका प्रदान किया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अतका प्रथा स्थापित हो गई, ठीक है। तो 1192 से लेकर 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों में प्रशासन संभाला, ठीक है, 1206 तक। तो इसके बाद क्या हुआ, उत्तर भारत में तुर्की का विस्तार भी किया गया। इसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसके जो पुत्र था उसके बाद उसका शासक बनता है। और कुतुबुद्दीन ही जो कि गुलाम वंश का संस्थापक, दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। और कुतुबुद्दीन जो है मोहम्मद गोरी का एक तरह से गुलाम था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया। तो वह है ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है 1193 से लेकर 1202 के मध्य बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसे क्या कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया, ठीक है। और राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। फिर उसने 1198 से लेकर 1203 तक के मध्य बंगाल पर उसने क्या किया, बंगाल पर आक्रमण किया। और वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन, जो कि बिना युद्ध किए वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। तो तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर पूरी तरह से लूटपाट की और फिर राजा थे वहाँ के आत्मसमर्पण कर दिया। फिर लक्ष्मण सेन ने भागकर पूरी बंगाल में शरण ली। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के कुछ समय तक शासन करते रहे। फिर बख्तियार खिलजी फिर संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयास नहीं किया। फिर वहाँ से बख्तियार दिन जो था वो लखनऊती को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो है ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ठीक है, जिसने बिहार और बंगाल को जीता था। अगला प्रश्न है नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। तो वह है बख्तियार खिलजी, ठीक
ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन हैं और कारण हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहे, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, मतलब कहने के पीछे था कि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, जिस वजह से क्या हुआ, भारत पर तुर्की जो आक्रमण थे वो सफल हुए। तो बिल्कुल सही है, इनमें कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दसपुर शिलालेख, जिसे हम मंदसौर शिलालेख भी कहते हैं। और ये कुमारगुप्त यानी जो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पटवाय श्रेणी जिसे रेशम सूत बुनने वाले की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके जो कि पिछले यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओआर और अदर स्टेट पीसीएस में जो कि भारत पर जो आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी जिसमें कि अरब और तुर्क मुसलमानों का आक्रमणकारी हुआ, उसके समय से जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। अब फिर आने वाले चैप्टर में हम लोग अब दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश शुरू करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो गुलाम वंश है, उसके बाद कौन से वंश था, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश, इन सभी वंशज को इनसे जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम एक प्ले लिस्ट में बना के आपको सेंड कर देंगे। आप लोग सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।